अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कि जब आप क्या करते हैं अपना प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले आप उसकी इंस्टॉलेशन करके चेक करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एप्लीकेशन को जो आपने डेवलप की होती है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। व्हाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मल्टीपल पीपल्स हैव टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर दैट इज़ चेंजिंग। बहुत सारे आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। मोर देन वन वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी सपोर्टेड। तो आप हो सकता है कि एक से ज़्यादा वर्जन आप अपनी एप्लीकेशन के लॉन्च कर रहे होंगे। रिलीज सिस्टम कस्टम कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स डिफरेंटली फंक्शनैलिटी हो सकता है कि जो नया वर्जन आया उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो पुराने वर्जन से। सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट हो सकता है कि कुछ आपके जो सिस्टम्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मस्ट रन ऑन डिफरेंट मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो इस तरह के इश्यूज आते हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर आप क्या करते हैं? मैनेज इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर सिस्टम कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके अंदर आप तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं या जिनके नए वर्जन्स लॉन्च कर रहे हैं या जो अंडर डेवलपमेंट हैं आपके, ठीक है? तो या आपके जो अंडर कॉन्फ़िगरेशन आपके जो हैं, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको मैनेज करना आपके लिए जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये कंट्रोल द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग चेंजेस कि आपने जो खर्चा किया हुआ है, इतना खर्चा करके आपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस लाए हो, तो वो चेंजेस जब तक अकोमोडेट नहीं हो सकेंगी या जब तक वो आपकी जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हो सकेंगी, तो इट मीन्स कि वो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो व्हाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सेट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, ठीक है, विद इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस टू डेवलप अ बेस लाइन। ठीक है, कि ऐसी आपके पास एक्टिविटीज, ऐसी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के वो प्रोसेसेस, वो ऐसी वो एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो कि आपको जो है किसी भी प्रोजेक्ट की बेस लाइन को डेवलप करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट encompasses द डिसिप्लिन्स एंड टेक्निक्स फॉर इनिशिएटिंग, यानी ऐसी टेक्निक्स या ऐसे डिसिप्लिन्स का जिक्र आता है इसके अंदर जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं एंड चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में ड्यूरिंग और आफ्टर, यानी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त भी और बनाने के बाद भी। तो दोनों औकात में यानी दोनों स्टेजेस के ऊपर ये आपकी रहनुमाई करता है, आपकी हेल्प करता है। तो इसके बारे में हम कौन से स्टैंडर्ड जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं? तो आंसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए IEEE 828 या IEEE 1042, जिसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं, या किस तरीके से आप जो है सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 2 स्टैंडर्ड जो हैं ये हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जी, ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमें परफ़ॉर्म करनी पड़ती हैं। एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो प्रमोशन मैनेजमेंट, नंबर 2 रिलीज़ मैनेजमेंट, आपकी ब्रांच मैनेजमेंट, आपकी वेरिएंट मैनेजमेंट या आपकी चेंज मैनेजमेंट। तो ये इस तरह की आपके पास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? नो फिक्स्ड रूल, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं आप। एससीएम फंक्शंस आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, फॉर्मली, इनफॉर्मली, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप एंड लाइफ साइकिल फेज, रिसर्च डेवलपमेंट या आपके मेंटेनेंस के टाइप के दौरान। तो एससीएम के जितने भी फंक्शन हैं वो यूजुअली परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। फॉर्मली जो है वो आप फॉर्मली भी कर सकते हैं, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी को ला सकें और उसमें जितने भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आप मैनेज कर सकें। ठीक है, मोस्टली जो है ये
आपकी रिसर्च डेवलपमेंट या मेंटेनेंस के जो आपके टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को लाज़मी जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। एससीएम एक्टिविटीज़ के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन है, उसकी अगर बात करें तो उसमें हम मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम एज़ सेट ऑफ इवॉल्विंग कंपोनेंट्स, तो इसमें हम मॉडल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, ठीक है? कि आप अपने सिस्टम की डिज़ाइनिंग अगर अच्छी कर लें, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इश्यू नहीं आ सकता, ठीक है? तो अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आपने इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं, तो इट मीन्स कि आप कॉन्फ़िगर आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम प्रमोशन मैनेजमेंट की बात करें तो इज़ द क्रिएशन ऑफ वर्जन्स फॉर अदर डेवलपर्स, कि आप अपने जितने भी दूसरे आपके डेवलपर्स हैं उनके लिए आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम रिलीज मैनेजमेंट की बात करें तो जब आपने कोई आप आपका जो वर्जन जो है आपकी एप्लीकेशन का आपने क्लाइंट के हैंड ओवर करना होता है, तो या यूजर के हैंड ओवर करना होता है, तो तब आपको रिलीज मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम ब्रांच मैनेजमेंट की बात करें, तो आपके पास जो कंकरेंट डेवलपमेंट के अंदर आपके इदारे के अंदर जितने भी रन टाइम पे आपके पास जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए आपको ब्रांच मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वेरिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो वेरिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इज़ द मैनेजमेंट ऑफ वर्जन्स इंटेंड टू कोएग्जिस्ट, ठीक है? कि जो आप एक वक़्त में एक ही प्रोजेक्ट के एक से ज़्यादा वर्ज़न्स, ठीक है? अगर आपको कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, यानी एक तो आपने लॉन्च किया हुआ है, एक आप डेवलप कर रहे हो और एक आप रिलीज़ कर रहे हो और एक आप जो है हैंडओवर कर चुके हो कस्टमर के, तो एक ही प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा जो है वर्ज़न्स को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप इट मीन्स कि वेरिएंट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। अगर चेंज मैनेजमेंट की बात करें तो आप हैंडलिंग अप्रूवल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, इस तरह के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, उनको आप चेंज मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इसका रोल्स क्या हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के तौर पे अगर हम रोल प्ले करें तो रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, तो इस बंदे का मकसद ही सिर्फ जो है क्या होगा कि उन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है वो कैन आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर डिफाइनिंग द प्रोसीजर्स फॉर क्रिएटिंग प्रमोशंस एंड रिलीजेस। वो डिसाइड करके बताएगा कि कब जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ करना है या कस्टमर को, क्लाइंट को डिलीवर करना है। उसके बाद जो चेंज कंट्रोल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग। तो बोर्ड मेंबर जो होते हैं उनका काम ही क्या होता है? एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, अप्रूव करना। और जो डेवलपर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप सारे जानते होंगे कि डेवलपर का काम ही जो है वो क्या, जो नई चेंजेस आ रही हैं उनको जो है एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना, ठीक है? और जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का मतलब होता है ऑडिट करना। ऑडिट से मुराद उसने चेक करना है कि जो चीज़ें बताई गई थी कि वो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ प्रमोशंस फॉर रिलीज एंड फॉर इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ दिस रिलीज, कि इस रिलीज से मुतालिक सारे के सारे काम जो है वो सही तरीके से सरअंजाम पाए हैं या नहीं, इन चीज़ों का ऑडिट करना होता है उस बंदे ने। और अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें और मेथोडोलॉजीज़ की बात करें जो एससीएम के अंदर यूज़ होती हैं, वो क्या हैं? उनके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की बात करते हैं, बेसलाइन मेथड्स की बात करते हैं और आपकी जो एससीएम से रिलेटेड डायरेक्टरीज़ होती हैं, जिनके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उनकी हम बात करते हैं और हम वर्जन्स और रिवीजन्स और रिलीज़ेज़ की बात करते हैं। तो ये कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर टर्म्स यूज़ की जाती हैं। The usage of these terminology presented here is not strict, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, varies for different configuration management system। जिस तरह का आपका सिस्टम होगा उसी तरह की आपकी टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर यूज की जाएंगी। We will see example that the configuration management system used for this class uses different names देन दोज मेंशन्ड इन द IEEE स्टैंडर्ड, ठीक है? कि IEEE स्टैंडर्ड में और तरह के आइटम्स आपको नजर आते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोई यूज केस डायग्राम्स वगैरह बना रहे होते हैं तो आप उसमें और तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है? तो वो आप ऐसी टर्म्स ही यूज करते हैं जिनको आपके लिए समझना आसान होता है। An aggregation of hardware software or both that is designated for configuration management and treated as a singly एंटिटी इन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपके वो आइटम्स हो सकते हैं
जो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं या दोनों का मजमूआ हो सकता है, ठीक है? तो आप उनको जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आइटम्स कंसीडर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर नॉट ओनली प्रोग्राम कोड सेगमेंट्स, ठीक है? बट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोड के कंपोनेंट्स ही आप कॉन्फ़िगर को जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके माइंड में सिर्फ कोड और कोड के सेगमेंट्स ही आ रहे हों, बल्कि इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके डेवलपिंग टूल्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। यानी कि ऑल टाइप ऑफ कोड फाइल्स, ड्राइवर्स फॉर टेस्ट्स, एनालिसिस और डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके डेवलपर के जो मैनुअल हैं वो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यानी आपके वर्जन्स ऑफ कंपाइलर्स जितने आपने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन के आइटम्स का हिस्सा हो सकते हैं। इन सम सिस्टम्स नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बट आल्सो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं। तो सॉफ्टवेयर के अलावा भाई हार्डवेयर भी जो है वो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स का हिस्सा हो सकता है, जैसे आपकी सीपीयू है, आपकी बसेस की स्पीड्स की फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके कॉन्फ़िगरेशन आइटम का हिस्सा हो सकती हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट की बात करें यूएमएल क्लास डायग्राम के थ्रू, यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो अगर हम इसकी क्लास डायग्राम के बारे में बात करें तो कंट्रोलिंग जो कंट्रोल्ड आइटम होते हैं उसके अंदर आपके जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एग्रीगेट्स किन-किन चीज़ को एग्रीगेट करता है, डिफरेंट तरह के आइटम्स को एग्रीगेट करता है, ठीक है? आपकी एप्लीकेशंस के वर्ज़न जो हैं वो भी कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है? आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन के आइटम्स हैं वो भी कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, आपकी प्रमोशंस भी कंट्रोल की जा रही होती हैं, आपकी रिलीज़ेज़ भी कंट्रोल की जा रही होती हैं, रिपॉज़िटरी और आपकी वर्क स्पेस जो होती है, सारा कुछ जो है वो आपका कंट्रोल किया जा रहा होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आइटम्स के थ्रू। ठीक है? तो इस तरह से ये डायग्राम जो है वो आपको इनके रिलेशनशिप्स शो करती है कि किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। अगर हम बात करें फाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की कि किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन-कौन से आइटम्स जो हैं वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट हो सकते हैं, तो कैसे पता लगाया जाए? तो लार्ज प्रोजेक्ट्स टिपिकली प्रोड्यूस थाउज़ेंड्स ऑफ एंटिटीज़, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स व्हिच मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो उसके अंदर तो हज़ारों फाइलें, हज़ारों एंटिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं। तो सबको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट जो है वो नाम असाइन कर देते हैं, ठीक है? उसके अलावा बट नॉट एवरी एंटिटी नीड्स टू बी कॉन्फ़िगर्ड ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एंटिटीज़ आपने फाइंड की हैं, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन में आपके काम आएँ। व्हाट सिलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स व्हाट शुड बी मैनेज्ड, कौन से हों, कैसे मैनेज किया जाए? इश्यू आ जाएगा आपको, इससे रिलेटेड इश्यू आ सकता है। कब आपने जो है किस जगह पे जाकर किस एंटिटी को स्टार्ट करना है, किसको क्लोज़ करना है, कब उसको कंट्रोल करना है, तो ये आपको कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं ड्यूरिंग फाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। स्टार्टिंग टू अर्ली इंट्रोड्यूसेस टू मच जो है वो ब्यूरो एक्यूरेसी, कि आपको जो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट में जो है आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो भी आप जो है फ़ायदे में जा सकते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग टू लेट इंट्रोड्यूस चॉज़, कि आपको इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, ठीक है? फाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम के अंदर अगर हम बात करें, सम ऑफ दीज एंटिटीज मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब तक वो सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, इन एंटिटीज को आपको चाहिए कि आप महफूज रखें उनकी इंफॉर्मेशन को। किसी भी वक्त आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देखने का जो है वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दिस इंक्लूड्स आल्सो द फेज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज नो लॉन्गर डेवलप्ड but still in use, perhaps by industrial customers who are expecting proper support for lots of years. An entity naming scheme should be defined so that related documents have related names. तो जिस तरह की आपकी एंटिटीज होंगी, आइटम्स होंगे, उसी तरह की उनकी फाइल्स के नाम रखें। ये ना हो कि कल को आपको उनको जो है बाद में उसको फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। सिलेक्टिंग द राइट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स इज अ स्किल। ये भी एक स्किल है कि आपने अच्छे आइटम्स को सिलेक्ट करना है। दैट takes practice. Very familiar to the object modeling, use techniques similar to object modeling for finding CIs। ठीक है? तो जो जिस तरह की जब डायग्राम्स बनाती हैं, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम जब आप बनाते हैं अपने एप्लीकेशन की, यूज केस डायग्राम्स या आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स या आपकी ईआरडी या डाटा फ्लो डायग्राम, तो उसके अंदर भी आपको सबसे पहले केस स्टडी को या रिक्वायरमेंट को देखते हुए ना उन रिलेटेड टर्म्स को यूज करना पड़ता है डायग्राम के अंदर, ताकि आप बाद में जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो उस डायग्राम के उस कीवर्ड को पढ़ के, उस प्रोसेस के नाम को पढ़ के आप समझ जाएँ कि मुझे इसके अंदर क्या करना है।
तो सेम इसी तरह आपने क्या करना है, जब आपने फाइंड करने हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, तो आपने रेलेवेंट आपने आइटम्स या नाम आपने उनके रखने हैं। टर्मिनोलॉजीज के अंदर अगर बेस लाइन की मैं बात करूं तो बेस लाइन क्या है? अ स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट that has been formally reviewed and agreed to by responsible management that thereafter serves as the basis for further development. यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा फॉर्मली यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर आपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका जो है फर्दर जब भी आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इनोवेशन लाएंगे या चेंजेस लाएंगे, तो वो आपको वो फॉर्मल चेंजेस आप जो लाना चाह रहे हैं उसके अंदर वो आपको उस बेस लाइन डॉक्यूमेंट को पढ़ के आप अंदाजा लगा लेंगे कि मुझे इसके अंदर ये काम कर। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो बेस लाइन ए का मतलब क्या हो सकता है? अगर आपने एक बेस लाइन ए डॉक्यूमेंट रखा है, तो द एपीआई ऑफ अ प्रोग्राम इज कंप्लीटली डिफाइंड, द बॉडीज ऑफ द मेथड आर एम्प्टी। ठीक है, आपने एक बता दिया कि बेस लाइन ए की डेफिनेशन ये है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस चीज की इंफॉर्मेशन होगी। बेस लाइन बी के अंदर आपने क्या रखा? ऑल डाटा एक्सेस मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। वो मेथड्स और वो आपने जो है जो कंपोनेंट टेस्ट कर चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपने इसमें रखी हुई है। उस पर बेस लाइन सी में आपने क्या रखा हुआ है? जी यू आई इज इम्प्लीमेंटेड, टेस्ट फेज कैन स्टार्ट। ठीक है, कि अब आपकी इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप उसको टेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक बेस लाइन के अंदर जो है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए उसके नाम से रिलेटेड। ठीक है जी। अगर हम और बेस लाइन्स की बात करें तो एज सिस्टम्स आर डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ बेस लाइंस, तो एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा बहुत सारी बेस लाइंस हो सकती हैं। हर बेस लाइन के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम बात करें कोड रिव्यू की, सिस्टम टेस्टिंग की, तो डेवलपमेंटल बेस लाइन उसके अंदर आपके मॉडल्स जो आप यूज करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन होगी। फंक्शनल बेस लाइन के अंदर आपकी प्रोटोटाइप, आपकी अल्फा बीटा रिलीजेस की इंफॉर्मेशन होगी। और प्रोडक्ट बेस लाइन के अंदर आपके कोऑर्डिनेट सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट की इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होगी। ठीक है, तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी एक बेसलाइन फाइल जो है वो आप प्रिपेयर कर लेते हैं। मैनी नेमिंग स्कीम फॉर बेसलाइन एग्जिस्ट 1.0 6.01, तो आप इस तरह से डिफरेंट उनको नाम दे सकते हैं। चैप्टर वाइज भी नाम दे सकते हैं आप फाइल वाइज भी नाम दे सकते हैं, 1.0 2.0 3.0, या फिर आप 1.1 1.2 1.3। ठीक है, तो आप 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट जो है आप स्कीमास को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 7.5.5 की, तो 7 जो है वो आपकी कस्टमर आपकी रिलीज की इंफॉर्मेशन है, और जो 5 है अब पॉइंट के बाद वो आपके वर्जन डेवलपर की है इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो पॉइंट तीसरा है आपका डिजिट, वो आपका बताता है कि इसके अंदर रिवीजन कितने की है। तो मोस्टली जब आप सॉफ्टवेयर के वर्जन नेट से डाउनलोड करते हैं तो उनके अंदर आपको उनकी बेस लाइन यानी कि उनके वर्जन नजर आते हैं कि ये इतना 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 इतना, तो ये उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखें कि 6.01 ए, तो ए से मुराद अब उन्होंने एक वर्जन को नाम ए दे दिया, अगले को बी दे देंगे, सी दे देंगे। जो आप ड्रीम वीवर यूज करते हैं या आप मैट लैब यूज करते हैं तो हर साल मैट लैब वाले दो वर्जन निकालते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को इस तरह की नंबरिंग जो है वो हमने असाइन करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको बेसलाइंस की इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, बेसलाइन ए बी सी का क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिजिट वर्जन्स की, जिसको मैंने अभी बात की कि पहला जो डिजिट था वो आपका किस चीज को शो करता है, दूसरा किसको शो करता है, तीसरा शो किसको करता है। तो 3 डिजिट वर्जन आइडेंटिफिकेशन स्कीमा जो है आपका वो कैसे काम करता है? MUE.0.0.1, तो ये एक आपका जो रिलीज है ये आपकी अल्फा रिलीज है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं जीरो अपना 1.0.0, तो ये आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट मेजर रिलीज है। वो क्या था फर्स्ट आपके पास? देखें यहाँ पर जीरो है, वन नहीं आया। ठीक है, वन के बाद इस ऑब्वियसली कंसिडर किया जाएगा ना कि एक दफा एप्लीकेशन रिलीज हो चुकी है। तो अभी ये जीरो में, तो इट मीन्स कि अभी ये टेस्टिंग फेज में है, अभी ये मार्केट में नहीं गई। अब वन आ गया तो अब इट मीन्स कि ये फर्स्ट हमने मेजर जो टर्म है ये हमने रिलीज कर दिया ये प्रोडक्ट। ठीक है, 1.2 जो आई है इट मीन्स कि ये सेकंड फेज आया है इसका, और सेकंड फेज के अंदर भी हमें हमें हमने एक चेंज निकाला है। ठीक है, एक बग हमने फिक्स किया है। ठीक है, अगर हम 2.0 की बात करते हैं तो अब सेकंड मेजर रिलीज आ गई है, मेजर। ठीक है, अगर पहले डिजिट में तब्दीली आ रही है तो मेजर, सेकंड में आ रही है तो आपका सेकंड लेवल,
और अगर आपकी थर्ड में आ रही है तो फिर आपका जो माइनर आपका जो चेंज होगा वो शो किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर वर्जन की। अगर हम एससीएम डायरेक्टरीज की बात करें तो डायरेक्टरी से मुराद क्या है जी, प्रोग्रामर डायरेक्टरी हो सकती है, मास्टर डायरेक्टरी हो सकती है, या सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी हो सकती है। तो अगर हम मास्टर प्रोग्राम डायरेक्टरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो है डायनामिक लाइब्रेरीज जितनी होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। ठीक है, और अगर आप मास्टर डायरेक्टरी की बात करें तो उसके अंदर आपकी जितनी कंट्रोल्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिनके थ्रू आप जो है वेरिफिकेशन करते हैं या ऑथराइजेशन करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज की बात करें तो उसके अंदर आपकी स्टैटिक लाइब्रेरीज आ जाती हैं। ठीक है, जिनको कॉपीज ऑफ दीज बेसलाइंस में बी मेड अवेलेबल टू रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज जो हैं वो तो आप शेयर कर लेते हैं, लेकिन वो आपसे ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करते। ठीक है, यानी जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एपीआई की जरूरत होती है तो आप उससे सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी का लिंक जो है शेयर करने का बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपसे जो है वो आपकी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है कि जो आप के लिए वो उन्होंने सेपरेट की हुई है। ठीक है, ना कि वो पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें पब्लिक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वो प्राइवेट रखने के जो है वो जो है रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। अब अगर इन डायरेक्टरीज़ की बात करें तो जो हमारे पास पहली डायरेक्टरी थी प्रोग्रामर डायरेक्टरी, उसमें कंप्लीट अंडर कंट्रोल ऑफ वन प्रोग्रामर, वो उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ एक बंदे के पास होती है। उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक बंदे के पास होती है। अगर मास्टर डायरेक्टरी की बात करें तो उसमें आपके पास जितने भी आपके लेवल्स के बाकी लोग होते हैं उन सब के पास इन लाइब्रेरीज की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम तीसरे फेज की बात करें सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी की, तो ये एक्सटर्नली रिलीज बेसलाइन होती है कि यानी कि बाहर के तमाम लोग जो है आपकी उस इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको यही शो कर रही है कि ये वो प्रोडक्ट है जिसको बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं और ये रिलीज होने के बाद इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद ये आपका जो है वो सेंट्रल सोर्स कोड है आपके पास। ठीक है, यानी आपके पास मास्टर डायरेक्टरी है, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर एक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की एक्सेस हो सकती है, उसके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। अब बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट की। चेंज मैनेजमेंट इज द हैंडलिंग ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। जितने भी आपके एप्लीकेशंस के अंदर कोई जो है बग्स आने की जो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल किया जाता है इसके अंदर। अ चेंज रिक्वेस्ट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू रिलीज। ठीक है, तो जब भी कोई चेंज आती है इट मीन्स कि आप उसका नया वर्जन तो लॉन्च करेंगे, उसी में तो चेंज करके उसको नहीं पकड़ा देंगे ना। तो जब कोई चेंजेस की जाती हैं तो फिर एक नया वर्जन रिलीज किया जाता है। जर्नल चेंज प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, चेंज इज रिक्वेस्टेड, दिस कैन बी डन बाय एनीवन इंक्लूडिंग यूजर्स एंड डेवलपर, दोनों में से मिलके कोई बंदा भी उसको कर देता है। द चेंज रिक्वेस्ट इज असेस्ड अगेंस्ट प्रोजेक्ट गोल्स, और वो फिर जो चेंज किया जाता है उस चेंज को असेस किया जाता है आपके प्रोजेक्ट के गोल के अकॉर्डिंग। ये ना हो कि वो प्रोजेक्ट के स्कोप से ही बाहर निकल जाए वो चीज। फॉलोइंग द असेसमेंट, ठीक है, द चेंज इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। फिर जब वो चेंज हो जाती है तो फिर उसको असेस करने के बाद या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप उस चेंज को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के फेज की तरफ भेज देते हैं, और जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है आपका जो है प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, चेंज को मैनेज किया जाता है। ठीक है, चेंज को मैनेज किया जाता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस वेरीज विद द प्रोजेक्ट। जिस तरह के स्मॉल प्रोजेक्ट होंगे तो छोटी चेंजेस होगी, कम्प्लेक्स होंगे तो और तरह की चेंजेस होंगी, और मीडियम होंगे तो और तरह की चेंजेस होंगी। तो चेंज जो कंट्रोल करते हैं चेंजेस को, दो टाइप्स की हो सकती हैं जनाब। कौन कौन सी, एक प्रमोशन बेस हो सकती है और एक रिलीज बेस हो सकती है। प्रमोशन से क्या मुराद है, द इंटरनल डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज चेंज्ड, तो उसको हम कहते हैं प्रमोशन। कि प्रोग्रामर ने बनाई है और उसकी एक मास्टर कॉपी जो है वो अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, ताकि उसको क्यूए भी देख सके, मैनेजर भी देख सके, टेस्टर भी देख सके। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रमोशन फेज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फेज है वो रिलीज फेज है। रिलीज फेज जब भी होता है तो तब वो क्या चीज चली जाती है, वो प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चली जाती है, यानी आउटसाइड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट मीन जब आउटसाइड की बात की जाएगी तो वो यूजर के हथे लग जाएगी। ठीक है, तो यूजर उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दो आपकी जो अप्रोचेज हैं ये आपकी क्या है, ये दो टाइप्स कह सकते हैं कंट्रोल चेंजेस की। अप्रोचेस ऑफ कंट्रोल चेंजेस टू लाइब्रेरीज, सिंपल चेंज आपको पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती हैं जब आपने लाइब्रेरीज के अंदर चेंज करना पड़ता है, और वो फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। फॉर्मल क्या हो सकती हैं जी, फॉर्मल अप्रोच गुड फॉर एक्सटर्नली डेवलप्ड सीआईज एंड फॉर रिलीजेस, के जो आपने अपने प्रोडक्ट्स रिलीज कर चुके हैं
ठीक है, उनके लिए वो फॉर्मल अप्रोचेस फ़ायदेमंद होती हैं। इनफॉर्मल जो है वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, ठीक है? अब बात करते हैं जनाब हम बात करते हैं जी, जब आपने करना होता है, प्रमोशन करनी होती है तो प्रमोशन पॉलिसी फ़ॉलो करनी पड़ती है, जब आपने रिलीज़ करना होता है तो रिलीज़ पॉलिसी फ़ॉलो करनी होती है। अब ये चेंज पॉलिसीज़ की जो बात की हमने यहाँ पर, ठीक है, चेंज पॉलिसीज़ की जो बात की हमने, क्या चेंज पॉलिसीज़ हो क्या सकती है? व्हेनेवर प्रमोशन और रिलीज़ इज़ परफॉर्म्ड, जब भी यानी प्रमोशन या रिलीज़ की जाती है, वन और मोर पॉलिसीज़ अप्लाई, तो उसके ऊपर एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ अप्लाई हो सकती हैं। द पर्पज ऑफ चेंज पॉलिसीज इज टू गारंटी, यानी मकसद क्या है जी उसकी अप्रूवल का या पॉलिसी का, कि आप किसी फॉर्मल वे में रहते हुए किसी क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हुए उस वर्जन को जो है वो रिलीज करें। इसकी एग्जांपल क्या है? नो डेवलपर इज अलाउड टू प्रमोट सोर्स कोड विच कैन नॉट बी कंपाइल्ड विदाउट एरर एंड वार्निंग, यानी किसी भी प्रोग्रामर को इस स्टेज के ऊपर ये परमिशन नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज अपलोड कर दे, ठीक है, डोमेन के ऊपर जाके या आपके पोर्टल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर जाकर या जीरा के ऊपर जाकर या आपकी डोमेन जो आपने बाई की है उनके ऊपर जाके, ताकि बाकी लोग देख सकें, यानी वो ऐसी पीस ऑफ कोड उसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकता जो कि टेस्टेबल ना हो, ठीक है, जो कि टेस्टेबल ना हो। अगर तो वो टेस्टेबल है, ठीक है, और एरर फ्री है, तो फिर वो अपलोड कर सकता है, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं है। नो बेस लाइन कैन बी रिलीज विदाउट हैविंग दीज बीटा टेस्टेड बाय एटलीस्ट 500 एक्सटर्नल पर्सन, और तब तक किसी भी बेस लाइन को जो है रिलीज नहीं कर सकते जब तक के 500 बंदे कम से कम एक्सटर्नल पर्सन उसको यूज ना कर चुके हों। ये ना हो कि 2 बंदों ने इस्तेमाल किया, आपने कहा जी अब बदल के रख दो एप्लीकेशन, तो एटलीस्ट आपके एक्सटर्नल 500 पर्सन जो हैं उसको इस्तेमाल कर चुके हों, तो और उनके फीडबैक की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अब वर्जन और रिवीजन या रिलीज, इन तीनों टर्म्स में फर्क क्या है? वर्जन और होता है, रिवीजन और होती है, रिलीज और होता है, क्या मतलब है इनका? तो वर्जन से मुराद क्या है जी? एन इनिशियल रिलीज और री रिलीज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन आइटम associated with the complete compilation or recompilation of the item, ठीक है, यानी ऐसा आपका वो इनिशियल रिलीज या री रिलीज आइटम जिसको आपने कंपाइल किया हुआ हो या रिकम्पाइल किया हुआ हो। डिफरेंट वर्जन हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी, हो सकता है कि हर फंक्शन की हर वर्जन की डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट वर्जन हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ये होता है वर्जन। अब रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब है चेंज द वर्जन, उस वर्जन को ही बदल के रख दिया, दैट करेक्ट ओनली एरर्स इन द डिजाइन कोड बट डज नॉट अफेक्ट द डॉक्यूमेंटेड फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर फर्क नहीं आने दिया आपने, सिर्फ उसके आपने बाकी जो है कोड की और डिजाइनिंग की चेंजेस आपने कर दी हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी उसकी फंक्शनैलिटी सेम रही है, वो होता है रिवीजन। और वर्जन का मतलब होता है कि तब्दीली कर देना, नई चीज ऐड कर देना, ठीक है, रिवाइज कर देना, फंक्शंस नए ऐड हो जाना। और रिलीज का मतलब क्या होता है? द फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड वर्जन, जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी के हैंड ओवर कर देते हैं उसको कहते हैं रिलीज करना, ठीक है। तो इन तीन टर्म्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, वर्जन का, रिवीजन का और रिलीज का, ठीक है जी, अंडरस्टैंड? ओके जी। अब बात करते हैं जी हम एग्जांपल ऑफ बेसलाइन रिवीजन एंड वर्जन्स की। तो बेसलाइन के अंदर जो है आपकी जो बेसलाइन होती है ये आपकी फर्स्ट रिलीज होती है, उसके बाद आप इसको रिवाइज करते हो तो ये आपकी रिवीजन के अंदर आ जाती है, ठीक है। और रिवीजन के अंदर अगर आप जो है क्या कहते हो, रिवीजन के अंदर भी फिर दो चीजें आ जाती हैं कि आपने किस बेस लाइन को अडॉप्ट करते हुए वो फॉलो किया था, और ये आपने किस बेस लाइन को फॉलो करते हुए किया था। तो अगर तो बेसलाइन ही चेंज कर दिया आपने पकड़ के, तो फिर तो वो रिवीजन होगी। अगर बेसलाइन सेम रहती है तो फिर वो रिवीजन तो नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी जिसकी हमें अभी डेफिनेशन बताई, फिर वो रिवीजन कहलाएगी, फिर वो वर्जन नहीं कहलाएगा, फिर वो रिवीजन कहलाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद जी मैनेजिंग कंकरेंट डेवलपमेंट इन बिग प्रोजेक्ट्स, डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली वांट टू चेंज द सेम आइटम्स। मोस्टली लोगों की ख्वाहिश होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर कि हम चीज़ों को चेंज करें, नीड टू सपोर्ट रिलीज वर्जन एंड न्यू डेवलपमेंट कंकरेंसी। हाउ, कैसे, ये काम कैसे कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ये कैसे का जवाब जो है वो हम आपको इस डायग्राम के अंदर देते हैं कि आपकी जितने भी ये फॉर एग्जांपल आपका जो है ये एक मेजर प्रोडक्ट है, आपका मेजर प्रोडक्ट के अंदर आपने पहले उसको रिलीज किया, फिर उसको आपने रिवाइज किया,
अब रिवाइज करने के बाद दोबारा आपने उसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद दोबारा रिवाइज किया, ठीक है। तो ये जो आप रिलीज कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, ये 1 से 2 के अंदर जो आप आए हैं, या 1 से 2 के अंदर या 2 से 3 के अंदर ये जो आप आए हैं, ये आपने ड्राइव इसके अंदर भी फर्दर सब चेंजेस हो सकती हैं, या 1.2.1 में चले गए, उसके भी आगे फर्दर आप मेजर उसके अंदर मजीद उसके अंदर यानी डिकम्पोज आपने उसको कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने मेजर चेंजेस ना की हो, माइनर चेंजेस की हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने वर्जन्स को सेट करते हैं आप, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने कंपोनेंट्स जो है आपके, उनको जो है क्या करते हैं, उनकी कंकरेंट डेवलपमेंट के अंदर आप अपनी उसके अंदर मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी प्लानिंग करना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है इतने काम आपने करने हैं तो उसके लिए उसकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लानिंग स्टार्ट्स ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। शुरू में ही आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। द आउटकम ऑफ द एससीएम प्लानिंग फेज इज अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये एक आपकी प्लान फाइल बन जाती है, which might be extended or revised during the rest of the project. The SCMP can either follow a public standard like the IEEE और एन इंटरनल, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि वो आप अपने भी रूल्स सेट कर सकते हैं और आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान की। तो प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आपके आप डिफाइन करते हैं कौन-कौन से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने मैनेज करने हैं और उनकी नामों की स्कीम क्या हो रखनी है। यानी जब शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च करने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है ना, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है और इस प्रोडक्ट का नाम ये रखना है। मैंने मोबाइल बनाना है जी, इसका मोबाइल का नाम जो है ये वीवो होगा। ठीक है, वीवो कंपनी है तो वीवो जो है 1.5 होगा, ठीक है, या वीवो Y7 होगा, ठीक है। तो उसके बाद डिफाइन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सीएम, ठीक है। सीएम का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड क्रिएशन ऑफ द बेसलाइन, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बंदा लेगा, ये अप्रूव या डिसअप्रूव कौन करेगा। डिफाइन पॉलिसीज बताओगे कि जो इसके अंदर Y11 के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने हैं या जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना है वो कौन सा हो सकता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसकी बेस लाइन क्या होगी, तो वो पहले आपने डिसाइड करना होता है। जिसका और इसकी अपडेशन कितने अरसे के बाद होगी, ठीक है, इसके बग्स का कैसे अंदाजा लगाएंगे। डिस्क्राइब द टूल्स विच शुड बी यूज टू असिस्ट द सीएम प्रोसेस एंड एनी लिमिटेशंस ऑन देयर यूज। उसके बाद जी, उसके बाद डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस, जो आप अपने पास एक डेटाबेस तैयार करो जिसके अंदर इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर आउट करो। अब आउटलाइन में इंट्रोडक्शन हो सकता है, मैनेजमेंट आपकी कौन मैनेज करेगा, एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी परफॉर्म की जाएंगी, स्केजुलिंग आपकी कब कब ये काम किए जाएंगे, रिसोर्स आपके कैसे कैसे यूटिलाइज होंगे, ठीक है, और मेंटेनेंस आपकी कि किस किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज को किस किस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इसकी असाइन करनी है मेंटेनेंस की। तो ये जो 6 हेडिंग्स हैं आपकी, ये हमारा IEEE जो स्टैंडर्ड है 828 1990 का, वो हमें बताता है कि ये 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आपने क्या करना हो, आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान तैयार करना हो। तो ये उसकी आउटलाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। अब बात करते हैं टेलरिंग द SCCM, ठीक है, कि आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर क्या होगा, द IEEE स्टैंडर्ड्स अलाउ क्वाइट अ बिट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आप खुद से भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। टू कंफर्म टू द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द SCMP मे बी टेलर्ड अपवर्ड, या हो सकता है वो डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है तो उसके अंदर ऐड की जा रही होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड है तो उसमें से चीजें उठा के डिलीट की जा रही होंगी, कम की जा रही होंगी, ठीक है, यानी उसमें चीजें स्किप कर दी जाती हैं और अपवर्ड में हम चीजों को ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन फॉर्मेट एंड मिनिमम इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो सकती है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया हो सकता है कि कौन कौन सी चीजें जो है, ऑल आइडेंटिफाइड कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैव डिफाइंड प्रोसेसेस फॉर बेसलाइन एस्टेब्लिशमेंट एंड चेंज कंट्रोल। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके जो यूनिट और पर्संस हैं, दे आर एसोसिएटेड, तो उसके साथ आपने उनको मेंशन करना होता है। इफ द अबव क्राइटेरिया आर मेट द SCMP कैन इंक्लूड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि द SCMP कंफर्म विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IEEE, कि हमने फलां स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी होंगी कि उनके ऊपर मेंशन किया होता है ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमने इस ISO स्टैंडर्ड या IEEE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट हमने तैयार की है।
टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज नॉर्मली सपोर्टेड बाय टूल्स विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी। एग्जांपल आरसीएस, वेरी ओल्ड बट स्टिल इन यूज। ठीक है, पुराना वर्जन है। सीवीएस बेस्ड ऑन आरसीएस अलोइंग कंकरेंट वर्किंग विदाउट लुकिंग। उसके बाद परफोर्स, ये भी आपका रिपोजिटरी सर्वर है, कीप्स ट्रैक ऑफ डेवलपर्स एक्टिविटीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। उसके बाद क्लियर केस है, इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट प्रोसेस मॉडलिंग की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। अब हम समरी पे आते हैं जी। हमने इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड डिस्कशंस की हमने, और हमने प्रोसेसेस से रिलेटेड डिस्कस की, और प्रोसेस के अंदर जो हमने प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं हमने उसकी डिस्कशन की। तो इस डायग्राम को आप अगर अपने माइंड में सेव रखें, ठीक है, कि एनीबॉडी, कौन बंदा क्या कर सकता है, कंट्रोल बोर्ड क्या कर सकता है, डेवलपर क्या कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल टीम क्या कर सकती है। तो ये इसके कॉलम के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएं तो इस कॉलम के अंदर आपको सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नजर आएंगी। ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना, असेस करना, असाइन करना कंट्रोल बोर्ड का काम है। डेवलपर का काम इम्प्लीमेंटेशन का है। क्वालिटी कंट्रोल टीम का काम वैलिडेशन चेक करना है। और हर बंदा रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है जी बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।